नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। आज की ये खास बातचीत शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लें। हमारे चैनल अपना स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और एक और ज़रूरी बात, इस पूरी क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ कुछ नाम और उनके पद रटने नहीं वाले हैं। नहीं, हम असल में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन लोग हैं जो आने वाले साल में भारत की दिशा तय करने वाले हैं। देखिए, हर एक नियुक्ति ना एक पजल के टुकड़े की तरह है। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो एक बड़ी तस्वीर दिखेगी कि हमारा शासन, हमारी इकोनॉमी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी, ये सब किस तरफ जा रही हैं। तो ये सिर्फ चेहरे नहीं बदल रहे हैं, ये भविष्य की पॉलिसीज के बहुत बड़े इशारे हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देश के फाइनेंशियल इंजन की, यानी हमारी इकोनॉमी के स्तंभों की। फिर हम उन लोगों पर फोकस करेंगे जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। इसके बाद हम कानून और व्यवस्था के रखवालों की बात करेंगे। और आखिर में हम उन इनोवेटर्स को देखेंगे जो भारत के साइंटिफिक और कल्चरल भविष्य को बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये सब मिलकर भारत की कौन सी तस्वीर बनाते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है भारत के आर्थिक स्तंभ। ये वो लोग और संस्थाएं हैं जो देश की विशाल वित्तीय मशीनरी को चलाते हैं और ये पक्का करते हैं कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी सही पटरी पर चलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी जरूरी नियुक्ति से जिसका सीधा असर देश की खाद्य सुरक्षा और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। सवाल यह है कि भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के नए प्रमुख कौन हैं? तो ये जिम्मेदारी अब मिली है रविंद्र कुमार अग्रवाल को। इन्होंने जगह ली है आशुतोष अग्निहोत्री की। अब देखिए, ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है? FCI भारत की इतनी बड़ी आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी पक्की करने में एक सेंट्रल रोल निभाता है। तो जब लीडरशिप में इतना बड़ा बदलाव होता है, इसका सीधा मतलब पॉलिसीज में बदलाव और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एफिशिएंसी पर एक नया फोकस हो सकता है। तो ये FCI असल में करता क्या है? इसे आप ऐसे समझिए कि ये देश का सबसे बड़ा अन्न भंडार है। ये किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अनाज खरीदता है, उसे बड़े बड़े गोदामों में स्टोर करता है और फिर ये पक्का करता है कि ये अनाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि हमारी राशन की दुकानों के जरिए पूरे देश में लोगों तक पहुंचे, खासकर उन तक जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। FCI के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स इसकी इंपॉर्टेंस को और भी साफ कर देते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, एक ऐसे दौर में जब भारत खाने की कमी से जूझ रहा था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका जो मेन मिशन था वो आज भी वही है, देश के लिए खाद्य सुरक्षा को हर हाल में बनाए रखना। अच्छा, तो खाद्य सुरक्षा से अब सीधे चलते हैं मार्केट की दुनिया में। यहाँ भी 3 बहुत बड़ी नियुक्तियां हुई हैं। सबसे पहले सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरमैन बने हैं तुहिन कांता पांडे। अब सेबी को आप समझिए शेयर मार्केट का रेफरी, जिसका काम है नियम बनाना और ये देखना कि सब कुछ फेयर हो। इसके बाद हैं प्रमोद अग्रवाल, जो अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE को लीड करेंगे, और श्रीनिवास इंजेटी, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की कमान संभालेंगे। ये तीनों ही अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि मार्केट की स्टेबिलिटी और हम जैसे करोड़ों इन्वेस्टर्स का भरोसा सीधे तौर पर इन्हीं पर टिका होता है। एक मजबूत इकोनॉमी को मजबूत सुरक्षा की ज़रूरत होती है ना? तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी के प्रहरियों की। ये वो लोग हैं जो देश को बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के खतरों से महफूज रखते हैं। हमारी वायुसेना में एक बहुत ही अहम लीडरशिप चेंज हुआ है। तो सवाल है, इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ के तौर पर किसने चार्ज लिया है? ये पद एयर ऑपरेशंस और फोर्स की तैयारियों में एक बहुत ही डिसाइसिव रोल निभाता है। तो ये पद संभाला है एयर मार्शल नागेश कपूर ने। उन्होंने एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी की जगह ली है। ये अपॉइंटमेंट हमारी एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और भविष्य की चुनौतियों के लिए उसकी तैयारी के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। डिफेंस लीडरशिप में सिर्फ बदलाव ही नहीं हुए हैं, बल्कि निरंतरता पर भी जोर दिया गया है। जैसा कि यह स्लाइड बता रही है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह फैसला इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि CDS का पद तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। इस एक्सटेंशन से यह पक्का होगा कि जो रिफॉर्म्स शुरू हुए हैं वो बिना किसी रुकावट के चलते रहें। कुछ और भी जरूरी डिफेंस अपॉइंटमेंट्स हैं जिन पर नजर डालना बनता है। उपेंद्र द्विवेदी बने हैं हमारे नए आर्मी चीफ, जो जमीन पर होने वाले सभी मिलिट्री ऑपरेशंस को लीड करेंगे।
प्रवीण रंजन बने हैं CISF के नए DG, जिनके ऊपर हमारे एयरपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल जगहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। प्रवीण कुमार ITBP के नए DG हैं, जो भारत तिब्बत सीमा की रक्षा करते हैं। और राकेश अग्रवाल को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA का एडिशनल चार्ज दिया गया है, जो टेररिज्म से जुड़े मामलों की जांच करती है। देखिए, सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं आती, कानून के राज से भी आती है। तो अब हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, कानून और शासन। ये वो लोग और संस्थाएं हैं जो पक्का करते हैं कि न्याय हो और देश का कानून बना रहे। हमारे न्यायपालिका के बिल्कुल टॉप पर एक बहुत बड़ा और पहले से तय बदलाव होने वाला है। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, भारत के 52वें चीफ जस्टिस BR गवई नवंबर 2025 में रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, जो भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे। ये ट्रांजिशन बहुत अहम है, क्योंकि चीफ जस्टिस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की दिशा ही तय नहीं करते, बल्कि उनका असर पूरे देश के जुडिशियल सिस्टम पर पड़ता है। अगली नियुक्ति पर बढ़ने से पहले चलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के रोल को समझते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक वॉचडॉग की तरह, जो ये पक्का करती है कि नागरिकों के अधिकारों का हनन ना हो। ये सरकारी ज्यादतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और इस बेहद जरूरी संस्था को अब लीड करेंगे V. रामा सुब्रमण्यम। उनकी नियुक्ति ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए एक नए फोकस का संकेत देती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके नेतृत्व में आयोग आम आदमी के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या नई दिशा अपनाता है। चलिए अब हम अपने आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति। ये वो एरिया हैं जो किसी भी देश के इनोवेशन और आने वाली पीढ़ियों की नींव रखते हैं। अगली जो नियुक्ति है वो सच में ऐतिहासिक है। ये पहली बार हुआ है और ये हमारे समाज और मीडिया में एक बहुत बड़े और पॉजिटिव बदलाव का प्रतीक है। संगीता बरुआ पिशारोथी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इतिहास में इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये सिर्फ जर्नलिज्म के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में लीडरशिप रोल्स में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा पल है। ये हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में बढ़ती हुई समावेशिता का एक पावरफुल मैसेज है। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी लीडरशिप में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसरो के 11वें चेयरमैन बने हैं V. नारायणन, जो भारत के महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोग्राम को लीड करेंगे। समीर V. कामत DRDO को लीड करेंगे, जो हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करता है। विवेक भसीन भापा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर होंगे और योगेश सिंह ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन। ये सभी नियुक्तियां मिलकर भारत के साइंटिफिक भविष्य को एक नई दिशा देंगी। तो जब हम इन सारी अलग अलग नियुक्तियों को साथ रखकर देखते हैं तो हमें क्या बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। चलिए कुछ मेन ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं जो 2025-26 के इस लीडरशिप लैंडस्केप को डिफाइन कर रही हैं। इस पूरे विश्लेषण में हमने 3 मेन ट्रेंड्स देखे हैं। पहला, लीडरशिप में महिलाओं का आगे आना, जैसा हमने प्रेस क्लब की प्रेसिडेंटशिप में देखा। ये एक ज्यादा समावेशी लीडरशिप की ओर एक बहुत अच्छा संकेत है। दूसरा है कंटिन्यूटी पर जोर, जैसा CDS के कार्यकाल के एक्सटेंशन से साफ है। ये स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। और तीसरा, इसरो जैसे बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में नई लीडरशिप का आना, जो इनोवेशन और नई खोजों के लिए एक नई एनर्जी ला सकता है। तो हम इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन नए लीडर्स के साथ भारत 2026 में अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करेगा, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, नेशनल सिक्योरिटी हो या साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हो। इन नियुक्तियों से एक तरफ स्थिरता दिखती है तो दूसरी तरफ नयापन। क्या भारत इन दोनों के बीच सही बैलेंस बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि इन नियुक्तियों ने आने वाले एक बहुत ही दिलचस्प साल के लिए स्टेज तैयार कर दिया है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।